दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। ना वो भ्रम था, ना वो भूत था। उठिए साहब उठिए, यहाँ से ये सीट मेरे लिए रिजर्व है। एक खामोश लड़के ने मुझे झकझोरते हुए जगाया। क्या? यहाँ से कहने का क्या मतलब है? क्या ट्रेन चुनार पहुँच चुकी है? मैंने आंख मीचते हुए आलस्य से पूछा। अरे हाँ, ट्रेन इस समय चुनार जंक्शन पर ही खड़ी है। अगर 2 मिनट में तुम यहाँ से नहीं उतर पाए तो फिर मुगल सराय तक यहीं पर पड़े रहोगे। लड़के ने थोड़ा अकड़ते हुए जवाब दिया। अजीब बात है, रोज़ तो ये ट्रेन लेट होते होते भोर के 3 बजे तक यहाँ पहुँचती है। आज तो समय से 15 मिनट पहले ही पहुँच गई। हम तो बस अभी तो बस 1:30 ही बज रहे हैं। इतनी रात को यहाँ कौन भला गाड़ी मिलेगी, वो भी इस पहाड़ी इलाके में। ये सब बुदबुदाते हुए मैं प्लेटफार्म से स्टेशन के विश्रामालय की ओर अपने बैग को उठाते हुए चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने पाया कि विश्रामालय में एक बीमार लालटेन की तरह जल रहे सोडियम नाइट के अलावा कोई नहीं था। मैंने सोचा कि टिकट काउंटर की ओर चलकर देखते हैं, शायद कोई यात्री मिले तो उसी के साथ गपशप में समय कट जाएगा। लेकिन टिकट काउंटर पर भी सिर्फ एक ही आदमी नजर आया। वो भी टिकट काउंटर के अंदर खर्राटे लगा रहा था। निश्चय ही टिकट काउंटर वाला बाबू ही था जो इतनी रात को अपनी ड्यूटी कर रहा था। सुबह के 5 बजे से पहले यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी जो घाट तक पहुँचा सके। फिर वहाँ से गंगा नदी को पाल्टून पुल पार करना होगा। उसके बाद भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद घर पहुँचने में तो दिन के 10 तो बज ही जाएंगे। मैं सुबह उधर उधेड़बुन में लगा हुआ था। स्टेशन का साय साय करता माहौल मुझे असुरक्षित महसूस करने पर मजबूर कर रहा था। फिर मेरे मन में एक विचार सूझा कि क्यों ना घाट तक की दूरी, जो कि पूरे 4 किलोमीटर है, पैदल ही तय कर लिया जाए। फिर घाट के टेम्पो स्टैंड तक अपने दोस्त शिवा को बाइक लेकर बुला लूँ, जिससे कम से कम सुबह के 5 बजे तक घर पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि मेरा ये विचार काफ़ी जोखिमपूर्ण था, क्योंकि रात के 2 बजे पहाड़ों को चीर कर निकलती हुई उन सड़कों पर अकेले चलना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। शाम ढलते ही उस रास्ते पर लूट व हत्या के किस्से भी मैंने खूब सुने थे। फिर भी मैंने घाट तक की दूरी को पैदल ही तय करने के लिए चल पड़ा। इस समय मोबाइल की टॉर्च ही मेरी मार्गदर्शन का एकमात्र सहारा थी। लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मेरे मोबाइल भी 2 बार बीप देकर स्विच ऑफ हो गई। अभी भी सुबह होने में कम से कम 3 घंटे का समय था। अब आगे का शेष 1.5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल अंधेरे में था। सड़क के चारों ओर पसरे सन्नाटे से मुझे डर लग रहा था। मैं सोचने लगा, अगर रास्ते में कोई भूत मिल गया तो क्या होगा। इस समय अनायास ही मेरे मन में आया, भूत प्रेत ये सब भ्रम होता है, ये सब कल्पनाएं होती। इस समय किसी तरह से घाट पर पहुंचने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लगभग आधे घंटे के बाद मैं घाट पर पहुंचा, लेकिन वहाँ घाट का नज़ारा देखकर मैं एकदम सन्न रह गया। वहाँ दूर दूर तक नदी का पानी व रेत पसरा हुआ था। पुल में लगने वाले पीपे नदी के किनारे पर बिखरे पड़े थे। मैं नदी के पूर्वी छोर खड़ा होकर पश्चिम छोर पर जलते हुए एक लाश को स्पष्ट देख पा रहा था। लाश के आसपास कोई व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा था। शायद लोग अपने कर्मों से मुक्त होकर वहां से जा चुके थे। इस समय मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने तुरंत मोबाइल को फिर से ऑन किया और शिवा को फ़ोन लगाया। तुम स्टेशन पर ही रुकना। मुझे नहीं पता था कि पुल अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि हर साल तो दशहरे पर बन जाता था। इस साल दिवाली तक भी न बन पाया। शिवा उधर से आगे बोल ही रहा था, मेरा मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व सनकी लड़के हो। मैं खुद को खोजते हुए घाट की ढलान पर उतर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। वहाँ पर स्टेशन पर चले जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, या फिर कुछ और करना चाहिए। इस समय अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो इसके लिए सिर्फ 3 वजह हो सकती है, भय, भ्रम और फिर भूत। अभी भी मुझे केवल भूतों से डर लग रहा था, क्योंकि भय या भ्रम के लिए मेरे भी मन में कोई जगह नहीं थी। नदी के किनारे पर पहुंचकर मुझे एक झोंपड़ी दिखाई पड़ी, जो कि चारों ओर से खुली थी। सामान्य दिनों में एक आदमी इसी झोंपड़ी में बैठकर पुल का टोल टैक्स वसूलता था। अब सुबह तक यही रुकना चाहिए। झोंपड़ी के नीचे खड़ा होकर अपनी बैग से चादर निकालते हुए मैंने सोचा, आपको यहाँ जानकर हैरान होगा कि मुझे अभी भी
किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, शायद एक चारपाई या तख्ती की, या फिर ऐसे ही किसी अन्य साधन की जिससे मेरा चादर पूर्णतया बालूलोपित होने से बच जाता, साथ ही छोटे मोटे जानवरों से सुरक्षा हो जाती। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी रात को शमशान में एकदम मैं अकेला और एक चारपाई या तख्त की चाह रख रहा था। कि लोग कहते खोजने में भगवान मिल जाते, फिर भला मुझे एक चारपाई क्यों नहीं मिल सकती थी। मुझे मालूम था कि शमशान में मेरी ये ज़रूरत बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हमेशा के लिए आते हैं सब लेट कर ही तो आते हैं। मेरी ये खोज मात्र 20 कदम चलने पर पूरी हो गई। एक चारपाई तख्त तो नहीं था, पर कुछ ऐसा था। बांस की लकड़ियों से सीढ़ी नुमा बने इस तख्त को ग्रामीण भाषा में मेरे यहाँ से तिकटी कहते हैं, जिस पर शव को रखकर घाट तक लाया जाता है। यह लगभग घुटने तक पानी में आधा भिगा हुआ था। मैं देख रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद मैं झोंपड़ी के नीचे अपनी सीढ़ी नुमा तख्त पर चादर रखकर बड़े आराम से लेटा हुआ था। मेरे द्वारा पीली चादर को ओढ़े हुए देखकर कोई भी एक लाश या फिर किसी भूत की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकता था। मेरे दोनों बैग एक आरामदायक तरीके की भूमिका निभा रहे थे। इस झोंपड़ी के नीचे पड़ा एक जीवित लाश के रूप में मैं नदी की दूसरी छोर पर जल रहे लाश को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह जलता हुआ लाश मानो सार्वजनिक सत्यता को प्रमाणित कर रहा था, जैसे बार बार कर रहा हो, जीवन का यही अंत है, यही सत्य है। इस समय महज 3 साल पहले अपने पिताजी को बिल्कुल इसी जगह पर विसर्जित करने की घटनाक्रम को मेरा दिमाग बार बार दोहरा रहा था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके मुझे अपने चादर में मजबूती से लिपटने को मजबूर कर रहे थे। मैं थोड़ा सहमा हुआ जरूर था, लेकिन बुरी तरह से डरा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यदि खुद को ज़्यादा डराया तो शायद ही सुबह घर पहुंच सकूं। इस समय बचपन में सुनाई गई पिताजी की भूतों वाली डरावनी कहानियाँ मुझे पूर्णतया जिम्मेदार है। ये सब पारंपरिक भयानक अफवाहों का आज मुझे साक्षी बनने का अवसर मिला। यह अवसर या भूत प्रेतों से मिलने का, लेकिन आज तो कुछ और ही लिखा था। अपने डरे समय ख्यालों में गोते लगाते मैं नींद की आगोश में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मुझे घाट की ऊंचाई पर किसी के लुढ़कते हुए अपनी ओर आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने अपनी आंख पर से चादर हटाकर देखा तो वह एक साइकिल सवार मेरी झोंपड़ी की ओर चला आ रहा था। मुझे लगा शायद अब भूतों के आने का समय हो गया है। मैं अपने चादर में से जोश से दुबक कर एक लाश होने का नाटक करने की कोशिश करने लगा। जब यह सवार मुझसे कुछ दूरी पर रह गया, उसकी नज़र मेरे लेटे हुए शव पर पड़ी। कौन हो? कौन हो तुम? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश। कौन हो तुम? साइकिल सवार ने साइकिल रोकते हुए भयभीत स्वर में चिल्लाने लगा। बीच में हनुमान चालीसा के मंत्रों को दोहरा रहा था। मैं सोच में पड़ गया था, ये कैसा भूत है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अब मुझे असली बात समझ में आ चुकी थी। अरे चाचा डरो मत, उस पर तो यादव मिष्ठान भंडार है ना, मैं उन्हीं का लड़का हूँ, कोई भूत नहीं। ये कहते हुए मैं खड़ा होकर उस साइकिल सवार की ओर 2 कदम आगे बढ़ा। दूर रहो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैं कहता हूँ वही। रुक जाओ वरना गंगा जल छिड़कर भस्म कर दूंगा, साइकिल सवार ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा। दरअसल जिसे मैं भूत समझ रहा था वह मुझे भूत समझ रहा था। मैंने उसकी ओर महज 5 कदम ही बढ़ाए होंगे कि वह अपनी साइकिल को छोड़कर 20 कदम पीछे की ओर भाग चुका था। सचमुच मैं काफ़ी डर गया था। अरे डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। आप चाहे तो मुझे गंगा जल में डुबो कर देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यादव जी का लड़का हूँ, आप तो मेरी दुकान पर आते रहते हैं। मैंने जोर से उस आदमी पर चिल्लाया, फिर अपनी सीढ़ी नुमा तख्त पर आकर वापस बैठ गया। अगले 10 मिनट बाद आदमी मेरे पास बैठकर मेरे पिताजी के व्यवहार में उनकी मिठाइयों का बखान कर रहा था। उस समय मैं तिरछी निगाह से जलते हुए लाश की ओर देखकर अपने पिताजी को याद कर रहा था। मैं आज उस आदमी को बता देना चाह रहा था कि मैं यादव जी का बेटा नहीं हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव में मेरे पिताजी रहते थे, जिन्हें मैं 3 साल पहले ये हमेशा के लिए छोड़ गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से मैं ऐसा नहीं कर सकता था। बेटा तुम थोड़ी देर और यही आराम कर लो, मैं मछलियाँ निकाल लूँ तो जिसको बेचने उस पार चलूँगा, तुम भी साथ में चलना। मुझे सहजते हुए नदी में अपनी जाल निकालने के लिए उतर गया। लग गए हो कि तुम काफ़ी थक गए हो। सुबह के 6 बजे उस मछुआरे ने मुझे जागाते हुए कहा, यह भयानक रात बीत चुकी थी। मैंने जलते हुए लाश की एक बार फिर देखा। अब वह लाश राख में बदल चुकी थी। पापा को मेरा राम राम कहना, बता देना किशोरी चाचा मिले थे। मुझे नाव से उतरकर मछुआरे ने सहजते हुए कहा। अगले 2 घंटे के बाद हम छत पर पहुंच चुका था। रात की पूरी घटनाक्रम को जानने के बाद माँ मेरी तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान थी, जबकि मैं पूर्णतः आश्वस्त था। मुझे तेज बुखार पिछली रात की थकान के कारण था। इसको भूत प्रेत जोड़कर देखना मात्र कोरी कल्पना थी, जैसा मेरी माँ सोच रही थी। अब आगे से तुम कभी उस ट्रेन में सफ़र नहीं करोगे, माँ ने मुझ पर आजीवन प्रतिबंध लगाते हुए कहा, जिसे मैंने उसकी खुशी के लिए स्वीकार कर लिया। वर्ष 2009 में घटित इस घटना में मेरे मन में हमेशा कुछ सवाल उठते रहे।
आखिर उस शमशान में शाम ढलने के बाद गुजरने वाले लोग भूतों से डरकर पागल कैसे हो जाते हैं? कौन होता है वह जो रात में गुजरने वाले लोगों को लूट लेता है? अगर ये सब भूतों के कारनामा है तो फिर मैं कैसे बच गया? मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, न भय, न भ्रम, न भूत। कहीं ये सब शमशान के आसपास के गांव के बदमाश लोगों की करतूतें तो नहीं? मेरे मन में यही सवाल उठता रहा। शायद कुछ ऐसा ही है, जवाब में मैंने अपने मन से कहा।